हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपके व्याकरण वाटिका पुस्तक की पहला चैप्टर किया था जो कि है भाषा। इस वीडियो में हम वर्ण और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण मतलब अल्फाबेट्स और शब्द मतलब वर्ड्स। आइए शुरू करते हैं। आपने अपने छोटे भाई या बहन को म प आदि बोलते हुए सुना होगा। इन आवाजों को ध्वनियां कहते हैं। ये ध्वनियां जब लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। सो जो एक अ, कुछ भी जो समझ में नहीं आता है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा है वो जो आवाज निकालता है उसे ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, जब वही ध्वनियां लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। और आइए पढ़ते हैं वर्ण कितने तरह के होते हैं। वर्ण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, अब स्वर आपके क्या क्या है और व्यंजन आपके क्या क्या है इस चार्ट में दिया गया है। ठीक है, आपके स्वर जो है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, इतने आपके स्वर 11 स्वर है आपके। अब व्यंजन क्या है? क से लेके ह तक। ठीक है, अब क वर्ग में जो है आपका है क ख ग घ ड। च वर्ग जो दूसरा वर्ग है च छ ज झ ञ। ठीक है, ऐसे ही ये सारे वर्ग आपको याद करने होंगे। ठीक है, अब आगत स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, आगत व्यंजन और विशिष्ट वर्ण, ये सब क्या है ये भी आपको याद करने हैं। जैसे आगत स्वर में आता है आ में एक ये चंद्र बिंदु टाइप का लगाने से, पूरा चंद्र बिंदु नहीं आधा चंद्र बिंदु लगाने से आगत स्वर आ होता है। अनुस्वार में एक डॉट ऊपर लगाने से इसे अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग और उसके साइड में दो डॉट। अब देखिए स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अब अनुनासिक किसे कहते हैं? में जब चंद्र बिंदु लगता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। आगत व्यंजन क्या है? ज और फ। और विशिष्ट वर्ग वर्ण है ड और ढ। तो ये सब बच्चों आपको याद करने होंगे। ठीक है, बड़ी क्लासेस में इन सब को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी क्योंकि आप छोटे कक्षा में हैं तो इतना बस आपको याद करना है। ठीक है, तो वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं? 11 स्वर आपको याद करने हैं लिख के। और व्यंजन आपको क से ख तक याद करके लिखना है। और आगत स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, आगत व्यंजन, विशिष्ट वर्ण, ये सब भी आपको एक पेपर में लिख के रोज याद करना है। अब संयुक्त अक्षर क्या है? संयुक्त अक्षर के नीचे आते हैं श, त्र, ज्ञ, क्ष। ठीक है, अब ये सब कैसे बनते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। संयुक्त मतलब जुड़ के। आप देखिए आ जो है अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर। अब हम इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं डॉक्टर। इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाल। इंग्लिश में हॉल बोलते हैं लेकिन हिंदी में वही हॉल को हॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इस इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम ये मात्रा यूज करते हैं, आंख के ऊपर जो आधा बिंदु। ठीक है, तो हाल, पाल, डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। संयुक्त अक्षर श, त्र, ज्ञ, श्र दो व्यंजनों के मिले हुए रूप है। हमने पढ़ा कि ये दो रूप के हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। क्या है? वर्ण दो तरह के। ठीक है, तो दो व्यंजनों को जोड़ के ये संयुक्त अक्षर, ये चार संयुक्त अक्षर बनते हैं। ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे श, आप श बोली, क्ष। तो पहला जो शब्द आ रहा है आपका सुनने में जो ध्वनि आ रहा है वह है क। ठीक है, क्ष, क्ष, क हलंत। अब ये क हलंत का मतलब है
कि ये क जो है पूरा नहीं है। ठीक है, क प्लस श बनता है क्ष। क्ष, कक्षा, कक्षा। ठीक है, ऐसे उदाहरण के तौर पे जहां पर श लगता है वो है कक्षा, रक्षा, रक्षा। ठीक है, क पहले आ रहा है फिर श आ रहा है, इसलिए आप बोल के ध्वनि सुन के फिर संयुक्त अक्षर को लिखेंगे। अब देखिए त्र, त हलंत प्लस र मतलब आधा त और र जुड़ के त्र बनता है। ठीक है, जैसे कि पत्र, पत्र, तो पहले त आ रहा है फिर र आ रहा है। चित्र, चित्र। ठीक है, पहले त फिर र, इसलिए त्र जो है, त और र ये दो व्यंजन को जुड़ के बनता है। अब ज्ञ जो है, ज्ञ, ज प्लस ज्ञ। ठीक है, ज्ञ, ज्ञानी। ठीक है, अब श्र, पहले कौन सा व्यंजन का ध्वनि आ रहा है, श का प्लस र। आश्रम, आश्रम, पहले श फिर र, इसीलिए श जो है, श और र जुड़ के बनता है। अब संयुक्त व्यंजन क्या है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको स्पेलिंग्स में बहुत काम आएगा। संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। संयुक्त व्यंजन मतलब दो अलग, इसमें दो व्यंजन होने चाहिए, कोई भी दो व्यंजन, क से लेके ह तक आपके सारे व्यंजन हैं, इनमें से कोई भी दो व्यंजन जुड़ के आपका संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, और इसमें जरूरी ये है कि पहला व्यंजन जो है वो स्वर के बिना है, स्वर के बिना मतलब अधूरा है, और दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर के साथ है मतलब पूरा है। अब देखिए उदाहरण पे, क हलंत प्लस त। अब क हलंत प्लस त मतलब क भी एक व्यंजन है और त भी एक व्यंजन है। ठीक है, अब क व्यंजन जो है ये स्वर के बिना है, इसीलिए हमने क हलंत लिखा है। ठीक है, प्लस त, ये दूसरा व्यंजन जो है ये स्वर के साथ है। ये कौन से स्वर के साथ है, ये अस्वर के साथ है। ठीक है, इसीलिए क हलंत प्लस त इज इक्वल टू त। जैसे कि वक्त, सूक्ति। ठीक है, अब देखिए इन शब्दों में दो व्यंजन जुड़ के, जिनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ है। ठीक है, वो बनते हैं संयुक्त व्यंजन। अब दूसरा देखेंगे, द हलंत धन य, धन मतलब प्लस हिंदी में। ठीक है, सो द हलंत धन य, द विद्या, विद्यालय। अब द हलन मतलब द पूरा नहीं है, स्वर के बिना है, प्लस य मतलब ये पूरा व्यंजन है, मतलब य जो पूरा है इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, स्वर के साथ। य, पूरा य जो है इज इक्वल टू य हलंत, ये जो नीचे हम ये जो डैश लगा रहे हैं ना, इसको हम हलंत कहते हैं। य हलंत प्लस वाला स्वर लग के ये सिर्फ य व्यंजन बनता है। ठीक है, तो ये जाके बनते हैं शब्द विद्या और विद्यालय। अब देखिए प के नीचे एक डैश है, ये है हलंत, प हलंत प्लस य, तो ये जो दो व्यंजन प और य है, इनमें अधूरा वाला व्यंजन प है और पूरा वाला व्यंजन य है, तो ये दोनों जुड़ के बनते हैं प्य, जैसे प्याज, प्यारी। अब दूसरा है सहलंत धन त। सहलंत मतलब अधूरा स, अधूरा व्यंजन, ये बिना स्वर के है। इसको अगर हम जोड़ेंगे एक पूरा व्यंजन के साथ, जो कि त इज इक्वल टू त हलंत प्लस अ वाला स्वर, तो ये बन जाता है स्त, जैसे रास्ता और खस्ता। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय व्यंजन के बारे में। अब द्वितीय व्यंजन शब्द में ही द्वितीय मतलब दो। ठीक है, जब एक ही व्यंजन बच्चों दो बार जुड़ के द्वितीय व्यंजन बनते हैं। ठीक है, अब एक ही व्यंजन मतलब इनमें भी पहला व्यंजन स्वर के बिना मतलब अधूरा व्यंजन, और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ
मतलब पूरा व्यंजन आता है। जैसे न हलंत, मतलब ये जो न हलंत है यह अधूरा व्यंजन है, ये स्वर के बिना है, स्वर रहित है। ठीक है। अब इसको जब हम जोड़ते हैं पूरे वही व्यंजन न के साथ, तो ये बन जाता है आधा न और पूरा न, द्वितीय व्यंजन, जिसमें हम गन्ना पन्ना जैसे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अब बच्चों, जैसे च हलंत प्लस च, मतलब आधा व्यंजन च प्लस पूरा व्यंजन च बनता है बच्चा सच्चा जैसे शब्दों में द्वितीय व्यंजन की तरह। वैसे ही कट्टा खट्टा। अब देखिए सेम व्यंजन, एक अधूरा और एक पूरा व्यंजन जुड़ के द्वितीय व्यंजन बनाते हैं। अब र के रूप पढ़ते हैं। र व्यंजन जो है अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार जुड़ता है। जैसे देखिए र, र बनता है रात, दुलार। दूसरा है ये जो धर्म, वर्ष, ये व्यंजन के ऊपर ये मात्रा लगकर र के रूप धारण करते हैं। जैसे धर्म वर्ष, और इसकी मात्रा ये ऐसे है। ठीक है। अब ये जो है लेफ्ट साइड को एक स्लांटिंग लाइन, ये क्रम है, प्रेम है। ठीक है। अब ये जो इन्वर्टेड वी है, इससे हम ट्रक और ड्रामा जैसे शब्दों में यूज करते हैं। तो र के कितने रूप है? चार रूप है, आपको ये चार याद करने होंगे। अब मात्राएं की तरफ बढ़ते हैं। पहला चित्र में है माँ माँ, दूसरे चित्र में है दीदी, तीसरा चित्र में है सुई। अब पहला चित्र में म और म व्यंजन के साथ स्वर जुड़े आ और आ, तो म हलंत प्लस आ बनता है माँ, प्लस म हलंत प्लस आ स्वर जुड़ के बनता है माँ, तो माँ प्लस माँ मामा। वैसे ही द व्यंजन के साथ जब स्वर, द व्यंजन जो कि हलंत के साथ है, अधूरा है, जब वो जुड़ता है आपका स्वर ई, बड़ी ई के साथ, तो वो बन जाता है दी, प्लस द हलंत अधूरा द प्लस स्वर जुड़ता है उसमें ई, तो बन जाता है ई, दी दी। वैसे ही स हलंत प्लस ऊ की मात्रा, ऊ की स्वर बनता है सुई और ई, सुई। मामा दीदी सुई, यहाँ मामा में म हलंत के साथ आ, दीदी में द हलंत के साथ ई, और सुई में स हलंत के साथ ऊ स्वर जुड़ा है। अब देखिए बच्चों, ये म हलंत, द हलंत और स हलंत, मतलब ये अधूरे व्यंजन है, ये स्वर के बिना है। ठीक है। स्वर जब जुड़ते हैं, जैसे म में जुड़ा आ स्वर तो बन गया माँ, जैसे द में जुड़ा ई स्वर तो बन गया दी, और स व्यंजन अधूरा व्यंजन के साथ जब ऊ स्वर जुड़ा तो बन गया सु। ठीक है। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह रूप में जुड़ते हैं, तब वे मात्रा कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह, ठीक है, हमारे कितने स्वर है? 11 स्वर है, अ से लेके औ तक। ठीक है। इनमें से कोई भी स्वर जब कोई भी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, तब वो मात्रा में बदल जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर, स्वर मतलब अ आ इ ई ए ओ औ उ ऊ, ठीक है, ये सब आपके जो 11 स्वर है, ये प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। मूल रूप मीन्स इन स्पेस फॉर्म, जो हमारे अल्फाबेट्स हिंदी के हैं, जिन्हें हम व्यंजन बोलते हैं, वो स्वर के बिना होते हैं, स्वर नहीं होता है। स्वर क्या है? अ आ इ ई, ये सब आपके स्वर है। तो ये मूल रूप में व्यंजन के साथ नहीं होते हैं। इन्हें हल चिन्ह, देखिए तब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हल चिन्ह या हलंत जिसको बोलते हैं, ये चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है और हल चिन्ह
हट जाता है। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि व्यंजन क से लेके ह तक जो आपके सारे व्यंजन हैं, जब उनमें आप कोई भी स्वर अ से लेके औ तक जोड़ेंगे तो वो मात्रा में बदल जाता है। तो आइए एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो टेबल है आपका, पहला है स्वर, फिर मात्रा, फिर व्यंजन और स्वर मिलके कौन सा मात्रा बनाते हैं और उनमें से कौन सा शब्द निकलता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्वर है वो है अ। हमारे स्वर 11 है जो शुरू होता है अ स्वर से। अब अ स्वर जो है बच्चों, वो कोई मात्रा नहीं है उसमें। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे त व्यंजन लेते हैं। त व्यंजन में जब हलंत लगाते हैं, मूल रूप में वो बिना स्वर के होता है, तो वो त हलंत समझते हैं उसको। अब जब वो अ वाले स्वर के साथ जुड़ता है तो बन जाता है त। और ये हम समझते हैं मात्रा सहित, क्योंकि हमने क्या पढ़ा बच्चों कि व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू मात्रा। तो कौन सी मात्रा लगी यहाँ पे? अ की मात्रा लगी। सो त हलंत जो कि हमारा अधूरा व्यंजन है, जब वो अ वाले स्वर से जुड़ता है तो बन जाता है त। और उससे बनने वाला शब्द देखिए, तबला, तबला। और ये वाला जो त है बच्चों, ये हम कैसे समझते हैं कि व्यंजन त हलंत प्लस अ वाला स्वर जुड़ के पूरा त व्यंजन बनता है। ठीक है, वैसे ही आइए आ वाला स्वर समझते हैं। आ स्वर जो है उसका मात्रा ऐसा है, एक स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है, अब त हम एग्जाम्पल के तौर पे त वाला व्यंजन के साथ शब्द बना रहे हैं। तो त हलंत जो है उसका मूल रूप में बिना स्वर के है। जब हम उसमें स्वर जोड़ेंगे तो वो बन जाता है मात्रा सहित ता। और उससे बनता है शब्द ताला। त हलंत प्लस आ की मात्रा बनता है ता, और वो ला के साथ जुड़ के ताला बन जाता है। ठीक है, वैसे ही ई, छोटी ई की मात्रा आपको पता है कैसे है? तो जब हम अधूरा व्यंजन त के साथ छोटी ई वाला स्वर जोड़ेंगे तो बन जाता है ती। और ये मात्रा का चिन्ह है ऐसे। आप ये मात्रा के चिन्ह भी याद करेंगे बच्चों, ठीक है? तो उसको हम जब वो स्वर अ आ ई उ के साथ जोड़ते हैं तो वो कौन से रूप धारण करते हैं वो आपको याद करना है। तो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बन गया तितली। अब बड़ी ई की देखेंगे, बड़ी ई की मात्रा की चिन्ह ऐसा है। ठीक है, तो त हलंत मतलब अधूरा व्यंजन त, जब जुड़ता है स्वर ई के साथ बड़ी ई जिसका चिन्ह है ऐसे, तो हम ती लिखते हैं और उससे बनता है शब्द तीर। वैसे ही छोटी ऊ की मात्रा है उ। सो त हलंत व्यंजन जो मूल रूप में है, जब जुड़ता है ऊ स्वर के साथ जिसका चिन्ह ऐसा है, तो हमें तू मिलता है, तुलसी। अब ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा, त हलंत व्यंजन जो कि मूल रूप में है, उसमें जब कोई स्वर ऊ बड़ी ऊ की मात्रा जिसका ये है चिन्ह जुड़ता है तो बन जाता है तू, तो बन जाता है तुलिका। अब देखिए वैसे ही री का कौन सा चिन्ह है? री का चिन्ह है बच्चों छोटा सा एक सी लाइन के नीचे, जैसे त प्लस री। अब देखिए त हलंत व्यंजन प्लस स्वर, बट ये जो स्वर का जो चिन्ह है वो कैसा है? री है। ठीक है, सी है। ठीक है, तो त के नीचे हम वो चिन्ह लगा देंगे तो ये मात्रा सहित हो गया। ठीक है, और उससे बन गया आपका शब्द तृण। अब ए देखिए, ए है स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक ऐसा चिन्ह। सो त हलंत प्लस ए स्वर जब जुड़ता है तो वो त में ये जो मात्रा चिन्ह लगता है वो बन जाता है ते, और उससे बनता है शब्द तेल। वैसे ही ए ऐ, ऐ बन जाता है, उसका चिन्ह डबल वाला है। ठीक है, तो ये बन जाता है त हलंत अधूरा व्यंजन
के साथ जब एक स्वर जुड़ता है ऐ, वो बन जाता है तै। सो तैरना। ओ, ओ का चिन्ह ऐसा है। ठीक है। सो त हलंत अधूरा व्यंजन प्लस ओ स्वर जिसका चिन्ह ऐसे जुड़ के तो बन जाता है, तो बनता है तोता। औ उसका स्टैंडिंग लाइन और दो ऊपर के रेखाएं। सो त हलंत व्यंजन अधूरा प्लस जब जुड़ता है स्वर औ के साथ जिसका चिन्ह ऐसा है, तो वो बनता है तो, तौलिया। ठीक है। अब देखेंगे अंग, जिसका चिन्ह स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन के ऊपर एक बिंदु है। तो त हलंत जो आपका अधूरा व्यंजन है, जब वो अंग से जुड़ता है तो बनता है तंदूर। ठीक है। तो इसको आप याद करेंगे। अह, इसको हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं अह, त प्लस तह। ठीक है। इसको अह, अह वाला शब्द जुड़ता है। तह, कह, खह। ठीक है। सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है तो कुछ नीचे। जैसे देखिए, ऊपर लगने वाले व्यंजन की मात्रा है तौ, तो, ते, ते। ठीक है। और नीचे लगने वाले हैं तु, तू, थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से मात्राएं लगती है। तो आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि स्वर के साथ कौन से मात्रा का चिन्ह आपको पहले याद करना है, फिर आपको उसके व्यंजन के साथ स्वर के साथ जोड़ के वो वाला मात्रा का चिन्ह डाल के मात्रा सहित व्यंजन लिखना है। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है। मैं फिर से एक बार संक्षेप में बताती हूँ। एक आपको स्वर दिया गया है, उसका मात्रा का चिन्ह यहाँ पर इस कॉलम में दिया गया है। तो आप इसको याद करेंगे कि अ का कोई मात्रा नहीं है, आ का स्टैंडिंग लाइन है, ई का ऐसा है, बड़ी ई का ऐसा, ये सब आपको पूरा ये याद करना है। जब आपने इसको याद कर लिया, तो कोई भी व्यंजन यहाँ पर हमने त लिया है, उसको जब हम स्वर के साथ जोड़ेंगे तो मात्रा सहित कैसे लिखेंगे। तो अ स्वर के जगह पे आपका आ जाता है कोई मात्रा नहीं तो त ही लिखेंगे और हलंत हटा देंगे। ठीक है। क्योंकि ये अभी पूरा व्यंजन बन गया। वैसे ही त हलन प्लस आ, और आ स्वर का मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन है। ठीक है। सो त हलंत निकाल के पूरा त लिख के उसमें स्वर जोड़ के और मात्रा लगा देंगे आ, ता। ठीक है। ऐसे ही ये पूरा आपको समझना है। अब देखिए बच्चों, र के साथ छोटी ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा उसके दाई तरफ बीच में लगती है। दाई तरफ मतलब राइट साइड। ठीक है। अब देखिए, र हलंत मतलब अधूरा व्यंजन र जब छोटी ऊ की मात्रा के साथ लगता है, तो दाई तरफ र के दाई तरफ राइट साइड पे उसके बीच में लग रहा है। ठीक है। कैन यू सी, र के बीच में ये ऊ की मात्रा लग रहा है, तो ये बन जाता है रुपया, रुई। अब देखिए, रुपया में आप कंफ्यूज मत होइए कि ये जो है ये बड़ी ऊ की मात्रा है, नहीं, रुपया में छोटी ऊ की मात्रा है। रुई में ये भी छोटी ऊ की मात्रा है। अब र हलन प्लस बड़ी ऊ, ये देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन लग के फिर ऊ की मात्रा लगता है बीच में। जैसे कि रूमाल, रूठना। तो ये जो दो रू की मात्रा है, छोटी रू और बड़ी रू, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ध्यान से इसको समझेंगे। यह भी जाने, अनुनासिक या चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। ये देखिए, ये जो एक स्लीपिंग लाइन है ना, इसे हम शिरोरेखा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। ठीक है। शिरोरेखा के ऊपर अगर हमने एक चंद्र बिंदु टाइप का लगाया, तो इसे हम बोलते हैं अनुनासिक या चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण मुख प्लस नासिका से होता है। मुख प्लस नासिका मतलब माउथ एंड नोज। मुख मतलब माउथ, नासिका मतलब नोज। तो जो ध्वनि हमारा मुख और नासिका दोनों से निकलता है, उसे हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या किस उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे प्रत्येक स्वर, जैसे
आ स्वर के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया तो बन गया आंख। वैसे ही चा के ऊपर हमने अगर चंद्र बिंदु लगाया तो वो बन गया चांद। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं, ईंट, लड़कों, सिंचाई आदि। अब देखिए शिरोरेखा मतलब ये जो म लिख के हम ये जो स्लीपिंग लाइन लिखते हैं ना उसे शिरोरेखा बोलते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर अगर हमें मात्रा लगने पर, मात्रा कौन सी लगी यहाँ पर? म में आई की मात्रा लगी। ठीक है, तो मैं हो गया। अगर यहाँ पर हमें अनुनासिक चिन्ह लगाना है, अनुनासिक चिन्ह का तो चंद्र बिंदु होता है, लेकिन ऑलरेडी इस मैं में मात्रा लग चुकी है, तो हम उसके जगह पे सिर्फ अनुस्वार जो कि एक सिंगल डॉट होता है लगाएंगे। तो ऐसे वाले शब्द देखिए, ईट, ईट है ये ई, बड़ी ई की मात्रा, लेकिन हम ईंट को कैसे बोलते हैं? ईंट। तो उसमें न वाला भी शब्द आ रहा है, तो न वाला शब्द के लिए ये डॉट लगाएंगे। ईंट। लड़कों, सो ये हो गया लड़कों। क में हमने ओ की मात्रा ऑलरेडी लगा दी है, तो इसमें अनुनासिक चंद्र बिंदु नहीं लग सकता, तो यहाँ पर हम लगाते हैं अनुस्वार जो कि एक डॉट है। वैसे ही सिंचाई, तो यहाँ पर देखिए स में ऑलरेडी ई की मात्रा लग चुकी है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं? सिंचाई। न आ रहा है, तो जहां पर भी न वाला ध्वनि आ रहा है तो हम उसमें एक डॉट लगाते हैं जो कि हमारा अनुस्वार कहलाता है। जबकि हमें अनुनासिक ध्वनि आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मात्रा लग चुकी है उसमें। ठीक है, इसीलिए चंद्र बिंदु की जगह हम ऐसे शब्दों में अनुस्वार जो कि एक बिंदु होता है शिरोरेखा के ऊपर, मात्रा के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। वर्णों को मिलाकर, दैट मीन्स अल्फाबेट्स को मिलाकर शब्द बनते हैं। अल्फाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स बनते हैं। शब्द मतलब वर्ड्स, वर्णों मतलब अल्फाबेट्स। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द मीन्स वर्ड्स, वर्ड्स ऑलवेज हैव सम मीनिंग। शब्द बनाते समय वर्णों को इस क्रम में जोड़ते हैं कि अर्थ निकल आए। नाउ वी जस्ट कैनॉट ऐड एनी अल्फाबेट एंड थिंक दैट वी विल गेट अ मीनिंगफुल वर्ड। नहीं, हमें वर्णों को, दैट मीन्स अल्फाबेट्स को ऐसे एक ऑर्डर में लिखना है कि जो शब्द हमें मिले उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले। जैसे देखिए, क प्लस ल प्लस म कलम मतलब पेन, अर्थ है, इसीलिए कलम हमारा शब्द कहलाता है। बट ल प्लस क प्लस म इज इक्वल लकम, क्या लकम का कुछ अर्थ है? नहीं है। अर्थ नहीं है, इसलिए कोई शब्द नहीं है। फल फूल फली सब शब्द है, क्योंकि इन सब के अलग अलग अर्थ है। इनमें एक जैसे वर्ण होने मतलब फ वाला वर्ण वर्ण है, लेकिन ये जो शब्द बनाते हैं उनका कुछ अर्थ निकल रहा है। यह अंतर फ और ल में लगी मात्राओं के कारण हुआ है, जैसे फल फूल फली, लेकिन इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। शब्द वर्णों का ऐसा समूह, समूह मतलब कलेक्शन, शब्द मतलब वर्ड्स, वर्णों मतलब अल्फाबेट्स, सो वर्ड्स अल्फाबेट्स का ऐसा कलेक्शन है जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे फूल, अब देखिए फूल शब्द को आप पहले ध्यान से देखिए, इसमें कौन से दो वर्ण हैं? फ और ल। तो आइए वर्ण विच्छेद, विच्छेद करना मतलब वर्णों को तोड़ना, अलग अलग लिखना, उनके मात्राओं के साथ, उनके स्वर के साथ। ठीक है, तो फूल को कैसे लिखेंगे? अभी पहला वर्ण हम लेंगे फू। अब फू जो है वो बनता है आपका फ हलंत प्लस ऊ। ठीक है, अब फ हलंत मतलब अधूरा व्यंजन फ, जब वो जुड़ता है स्वर ऊ के साथ तो ये पूरा व्यंजन बनता है फू। ठीक है, अब
जब वो जुड़ता है, अब दूसरा हमने फू देख लिया, अब दूसरा देखते हैं ल। अब ल को कैसे लिखते हैं? ल जो है बच्चों, ये हमें मिलता है ल हलंत प्लस अ, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ये बस ल हलंत प्लस अ हमारा देता है ल, और फ हलंत प्लस ऊ देता है फू, क्योंकि ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, फ के नीचे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फूल का वर्ण विच्छेद। वैसे ही हम पढ़ेंगे पक्का। पक्का में क्या है? प व्यंजन है, क व्यंजन है और का है। ठीक है, तो प को कैसे लिखेंगे बच्चों? यह व्यंजन प जो है वह प हलंत प्लस अ स्वर के साथ जुड़कर बनता है प, पूरा प। ठीक है, अब दूसरा व्यंजन हमारा कौन सा है? आधा क। आधा क को कैसे लिखते हैं? क हलंत। ठीक है, तो आधा क को हम क हलंत लिखेंगे, इसमें कोई स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा है। अब दूसरा हम लिखेंगे का। का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? क हलंत प्लस आ स्वर लिख के। ठीक है, क हलंत प्लस आ बनता है का। ठीक है, अब दीदी, पहले दी लिखेंगे, फिर दूसरा दी का वर्ण विच्छेद करेंगे। दी मतलब द हलंत प्लस बड़ी ई का स्वर। ठीक है, अब बड़ी ई का स्वर जहां लगता है उसका चिन्ह ऐसा है, सो दी हो गया। अब वैसे ही दूसरा दी को लिखेंगे। तृण। तृण मतलब त के नीचे र की मात्रा आई, तो त हलंत प्लस र, तृण प्लस ण। अब न जुड़ता है अ स्वर के साथ और बनता है पूरा न। ठीक है, तो इस हिसाब से आप वर्ण विच्छेद करेंगे। हम जान गए लिखी गई ध्वनियां वर्ण कहलाती है। लिखी गई साउंड्स को वर्ण कहते हैं, मतलब अल्फाबेट्स कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, मतलब अ आ इ ई ए ओ औ ओ इनके मात्राएं हैं जो हमने पढ़ा था। र में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा दाई और बीच में लगाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि तो इससे हम जान गए कि दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। एक ही व्यंजन जब दो बार जुड़ता है तो द्वितीय व्यंजन बनाता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। तो ये सब हमने इस वीडियो में पढ़ा। अब आपकी बारी। अब आप लिखिए, चुनकर सही शब्द लिखे। संयुक्त व्यंजन दिया है, द्वितीय व्यंजन दिया है, शब्द और वर्णमाला। अब इन चार शब्दों से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। चुनकर सही शब्द लिखें। क्रम से दिए गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में एक ही वर्ण दो बार जुड़ता है। द्वितीय मतलब टू टाइम्स, इसीलिए दो बार जुड़ने पर द्वितीय व्यंजन आता है। प्याज बस्ता शब्दों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। प्याज प प्लस या, स प्लस त, संयुक्त तो व्यंजन, दो व्यंजन जुड़कर। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब दूसरा देखें, खाली स्थान में स्वर भरे। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। खाली जगह में सही वर्ण भरेंगे। मैंने ये कर लिया है, आप इसको देख लीजिएगा। दिए गए वर्ण समूह को सही क्रम में रखकर शब्द बनाएंगे। पहला है कछुआ, गाड़ी, चूहा, लड़की, बगीचा और कहानी। अब ली से समाप्त होने वाले शब्द लिखेंगे। जैसे माँ और ली जुड़ के बनता है माली, वैसे कुछ और शब्द लिखेंगे। मैं कुछ लिख के यहाँ पे आपके सामने रखी हूँ, आप अपने भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे माली, खाली, जाली, डाली, ताली, थाली, पीली, कुछ भी आप कर सकते हैं। 6, सही वर्ण चुनकर प्रत्येक वर्ग से दो दो शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी आपके लिए किया गया है, प्लीज गो थ्रू इट। अनुनासिक या अनुस्वार लगाकर शब्द दोबारा लिखें।
अब अनुनासिक, आंख में चंद्र बिंदु लगता है, आंख। चंदन अनुस्वार, चांदनी अनुनासिक, बंदर अनुस्वार, घंटी अनुस्वार, बांसुरी अनुनासिक, पंख अनुस्वार, ऊंचा अनुनासिक। अब एक नीचे लिखे शब्दों से वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे। ये आपके लिए किया गया है, आप इसको ध्यान से पहले खुद करेंगे, फिर इसको रेफर करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया है कैसे करना है। So with this we come to the end of your video. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सेपरेट वीडियो। थैंक यू।